मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9th में भारत और समकालीन विश्व का अध्याय 2, जिसमें हम आपको यूरोप की रूसी क्रांति के बारे में जानकारी देंगे। तो इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट डाल चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो देखिए इस तीसरे पार्ट में औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, देखिए कि यूरोप में किस प्रकार से उद्योगों का विकास हुआ। तो औद्योगिकरण के द्वारा ये राजनीतिक रुझान एक नए युग के समय क्या हुआ, तो बड़े बड़े शहर बस रहे थे, नए नए उद्योग क्षेत्र विकसित हो रहे थे और रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। और औद्योगिकरण ने औरतों, आदमी और बच्चों सबको कारखाने में ला करके रख दिया था। काम के घंटे अधिक थे और मजदूरों की मजदूरी बहुत कम थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और भी बढ़ गई। शहर तेजी से बसते गए और शहर के बसने के कारण क्या हुआ, आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल हो गया, जिसमें उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं के हल को खोजने में लगे रहे। और लगभग सभी उद्योगों के स्वामित्व एक निजी व्यक्ति होता था। मतलब उद्योगों का जो उद्योगपति है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही उद्योगों का सर्वस्व रहता था। और ये निजी व्यक्ति ये चाह रहे थे कि मजदूर क्या हो, स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो, जिससे अपनी जो भी कार्य करना है उसमें भरपूर लाभ मिल सके। और ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार के विरुद्ध थे। और व्यक्तिगत प्रयास ये था कि व्यक्तियों को स्वतंत्र रखा जाए, बिना रोक टोक के, और अधिक से अधिक गरीबों को रोजगार की प्राप्ति हो। और 19वीं सदी के शुरुआत में सामाजिक परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। उसी समय यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारियों के पक्ष में थे। और जर्मनी और रूस में भी ऐसे ही क्रांतिकारी हो गए। और ये क्रांतिकारी ये चाह रहे थे कि राजाओं का तख्ता पलट, मतलब राजाओं के द्वारा जो राज्य किया जा रहा है उसको समाप्त किया जाए। और राष्ट्रीय कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र की स्थापना चाहते थे जिसमें नागरिकों को सम्मान की प्राप्ति हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी, तो 1815 के बाद जो इटली के राष्ट्रवादी थे वो थे गिसेप्पी मैगिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर के राजा के खिलाफ साजिश रची। और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। तो किनकी रचना, तो वो है गिसेप्पी मैगिनी। तो इस प्रकार से औद्योगिकरण आया यूरोप के समाज में। और उसके बाद में आता है यूरोप में समाजवाद का आना। यूरोप में समाजवाद किस प्रकार से आया, तो समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे और ये चाह रहे थे कि समाज में जो संपत्ति है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रह करके संपत्ति सामूहिक रूप में रहे। और यदि संपत्ति सामूहिक रूप में होती तो इसका विकास अधिक होगा। निजी व्यक्ति के हाथ में होती है तो उतना अधिक विकास नहीं कर पाते। और यदि सभी के हाथ में यदि संपत्ति रहेगी तो वो अत्यधिक मात्रा में विकास करेंगे। तो इस प्रकार से समाजवाद का आगमन हुआ। फिर समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड में जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने 1771 से 1858 में इंडियन अमेरिका में एक नया समन्वय स्थापित किया जो निया के नाम से जाना जाता था। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेती नहीं की जा सकती। मतलब एक व्यक्ति विशेष के द्वारा सामूहिक खेती नहीं की जा सकती। सामूहिक खेती को बढ़ावा देना है तो खेती को सामूहिकरण किया
जाए, इस प्रकार से समाजवादियों की विचारधारा थी। उसी प्रकार से फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, मतलब जो पूंजीपति है या निजी व्यक्ति है उसको कम बढ़ावा दे करके सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा दे। इस प्रकार से जो समाजवाद है ये सामूहिकता पर विकसित हुआ। उसी प्रकार हम देखते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे? तो साम्यवाद के जनक कौन थे? ये क्वेश्चन भी आता है कि साम्यवाद के जनक कौन थे? तो साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगल ने 1820 से 1895 में इस दिशा में कार्य किया। और मार्क्स का विचार था कि औद्योगिकरण समाज पूंजीवादी समाज है। औद्योगिक समाज क्या है? पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से ही पैदा होता है। मतलब जो मेहनत करते हैं मजदूर उसी के आधार पर पूंजीपतियों का मुनाफा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते रहेंगे तो मजदूरों की स्थिति में सुधार होने वाला नहीं है। अतः निजीकरण को समाप्त किया जाए और सामूहिकरण को बढ़ावा दिया जाए। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीपति शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूर को अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। मतलब स्वयं मजदूर को आगे आना पड़ेगा, तभी उसे कुछ मिल सकता है और तब ही वह पूंजीपति के बंधन से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी समाज की स्थापना की और मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी और उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। इस प्रकार से समाजवादियों की विचारधारा उत्पन्न हुई। अब समाजवाद के लिए समर्थन किसने दिया? तो देखते हैं 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था और अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। तो समाजवादियों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है? तो वह है द्वितीय इंटरनेशनल। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया और संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए। काम के घंटे में कमी, तो कौन से कोष थे? एक तो जो काम के घंटे मजदूरों के अत्यधिक मात्रा में थे और मजदूरी कम थी, तो काम के घंटों में कमी और मताधिकार पर आवाज उठाई। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे। तो जर्मनी की कौन सी पार्टी थी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक पार्टी बनाई। तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी बनी 1905 में? तो वो बनी ट्रेड यूनियन लेबर पार्टी, मतलब मजदूरों के द्वारा बनाई हुई पार्टी। उसी प्रकार से फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक नई पार्टी मजदूरों की बनी। तो यानी जो कार्ल मार्क्स ने की विचारधारा थी, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी कि मजदूरों को स्वयं अपना यूनियन बनाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये जर्मनी में भी एक पार्टी बनी और ब्रिटेन में और फ्रांस में। तो लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए और संसदीय राजनीति में इनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल का ही दबदबा रहा। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया। इसमें देखिए प्रश्न बन रहे हैं कि साम्यवाद के समर्थक कौन थे? तो साम्यवाद के समर्थक कार्ल मार्क्स थे। फिर जर्मनी में कौन सी पार्टी बनी? तो जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी जो मजदूरों की थी। और एक क्वेश्चन बनता है कि समाजवादियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की, उसका नाम क्या था? तो द्वितीय इंटरनेशनल संस्था था। 1905 में ब्रिटेन में जो पार्टी बनी उसका नाम था ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी पार्टी। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का अध्ययन किया।
अब हम आने वाले वीडियो में हम आपको रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन करवाएंगे। तो लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल भोज एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।